एवरीवन वेलकम टू लर्न अभी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस देख रहे हैं। इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस चैप्टर के नोट्स भी कंप्लीट हैं और पूरा का पूरा चैप्टर लाइन टू लाइन जो एक्सप्लेनेशन है वो भी बनाया हुआ है। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 59 पे कि भाई हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। तो जो सेल की डिस्कवरी हुई थी वो कैसे हुई थी और किस तरह से हुई थी। तो आंसर है सेल्स वर डिस्कवर्ड इन 1665 बाय इंग्लिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट हुक। तो आंसर आप लोगों को क्या देना है, रॉबर्ट हुक जो है उसने सेल की डिस्कवरी की थी। ही यूज्ड अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व सेल इन अ कॉक स्लाइस। तो काफ़ी पुराना मतलब बहुत ही इनिशियल स्टेज वाला माइक्रोस्कोप इस्तेमाल उसने किया था, कॉक स्लाइस पर उसने देखा था सेल्स को। नेक्स्ट है व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल को स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। तो देखो सिंपल सा अगर हम इसका आंसर दें तो सेल जो है केपेबल होता है इंडिपेंडेंटली एक्ट करने के लिए, मतलब सेल अपने आप में बिल्कुल सारे काम अपने कर सकता है, इसलिए उसको स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट लाइफ कहते हैं। सेल कॉन्स्टिट्यूट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स में एनिमल्स में सेल्स पाए जाते हैं। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ एंड इज केपेबल ऑफ लिविंग फंक्शन। सेल जो है जो लाइफ की सबसे छोटी यूनिट होती है और सारे के सारे काम ये अपने आप में कर सकते हैं। सेल आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। दिस इज द रीजन वाई सेल्स आर रेफर्ड एज द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ से लेकर के सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, दिस इज द रीजन वाई cells are referred to as the basic structural and functional unit of life. All cells vary in shape, size and activity they perform. In fact, shape and size of the cell is related to our body structure. इसमें लिखा नहीं हुआ है ऐसा। तो देखो बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आप आंसर को ख़त्म कर सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक। नेक्स्ट है पेज नंबर 61 के क्वेश्चंस हैं। हाउ डू सब्सटेंसेज लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जैसे जो सब्सटेंसेज होते हैं वो सेल के अंदर बाहर किस तरीके से मूव करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल एंड रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो सेल में क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होती है, तो उसके अंदर सब्सटेंस आ भी सकते हैं और वहाँ से सब्सटेंस बाहर इजीली जा भी सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो कार्बन डाइऑक्साइड वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से मूव करती है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मूव करती है सेल के अंदर बाहर, डिफ्यूजन के प्रोसेस से। और वाटर जो है वो ऑस्मोसिस, वाटर के मूवमेंट के लिए ऑस्मोसिस का प्रोसेस लगता है। तो अगर आपको शॉर्ट में बताना है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड के मूवमेंट के लिए डिफ्यूजन और वाटर के मूवमेंट के लिए ऑस्मोसिस का प्रोसेस लगता है। अब हम अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से मूवमेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। CO2 इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, है ना, जब हम लोग सेल रिस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। देयरफॉर इट इज प्रेजेंट इन द हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल। तो हाई कंसंट्रेशन में क्योंकि हमारे अंदर ही प्रोड्यूस हो रही है तो सेल में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो CO2 मस्ट बी इरेक्टेड आउट ऑफ द सेल। तो CO2 को सेल के बाहर भी निकलना होता है। इन द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो एज कम्पेयर टू दैट इनसाइड द सेल। तो अगर बाहर वाला एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें तो CO2 का कंसंट्रेशन जो बाहर की तरफ है वो कम होता है, मतलब बाहर CO2 कम होती है, सेल के अंदर ज़्यादा होती है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन CO2 मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल। सिमिलरली O2 एंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन व्हेन द concentration of O2 inside the cell is low as compared to surrounding। मतलब क्योंकि देखो कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, बाहर बहुत कम होती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ निकलती है। डिफ्यूजन में क्या होता है भाई, डिफ्यूजन में कोई भी चीज़ है वो हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ज़्यादा है और इधर कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड हाई से लो इधर से इधर की तरफ जाएगी। इसी तरीके से ऑक्सीजन जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ जाएगी। तो इसलिए ऑक्सीजन सेल के अंदर मूव करती है और कार्बन डाइऑक्साइड सेल के बाहर मूव करती है। तो यही डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे देखो ना, प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के रीजन की तरफ जाती है आउटसाइड द सेल। और इसी तरीके से O2 जो है बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ O2 इनसाइड द सेल इज लो एज कम्पेयर टू इट्स सराउंडिंग, तो O2 जो है वो सेल के अंदर जाता है। अब वाटर का मूवमेंट कैसे होता है। वाटर का मूवमेंट देखो भाई ऑस्मोसिस से होता है। वाटर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन and this movement of water is called osmosis. However, the movement of water across the plasma membrane of cell is affected by the amount of
सब्सटेंस डिजॉल्व इन द वाटर। तो देखो पानी जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन ये ऑस्मोसिस में लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में कि कुछ ही सब्सटेंस को इधर उधर आने जाने देती है, यही होती है, मतलब जो सही चीज़ें हैं वो अंदर आ जाएंगी और जो खराब चीज़ें हैं वो बाहर चली जाएंगी सेल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो देखो द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। दिस मीन्स दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ एंट्री ऑफ ओनली सम सब्सटेंस एंड प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ अदर मटीरियल। तो सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब सेलेक्ट करके ही भेजती है, कुछ सब्सटेंस को ही वो अंदर भेजती है और बेकार वाले सब्सटेंस को बाहर निकाल देती है और अच्छे वाले सब्सटेंस को अंदर ले लेती है, यही होता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन जो इंटेक्स्ट पेज नंबर 63 के हैं वो देखते हैं कि प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक सेल में जो डिफरेंस है वो बताना है। तो देखो यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। साइज़ जो होता है वो प्रोकारियोटिक सेल का जो पुराने वाले टाइप के हैं उनका स्मॉल होता है, जनरली 1 से लेकर के 10 माइक्रोन, और 1 माइक्रोन जो होता है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। और इनका यूकारियोटिक सेल का साइज़ जो है वो बड़ा होता है। न्यूक्लियर रीजन जो होता है प्रोकारियोटिक सेल में वो पुअरली डिफाइंड बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इज़ नोन एज न्यूक्लियोइड। और न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड होता है एंड सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो यूकारियोटिक सेल होता है उसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो न्यूक्लियर रीजन मतलब अच्छे से डिफाइंड होता है, ठीक है, ये न्यूक्लियर रीजन है, यहीं पर ये न्यूक्लियस होगा यूकारियोट्स में। बट प्रोकारियोट में न्यूक्लियर रीजन अच्छे से डिफाइंड नहीं होता। इसमें प्रोकारियोट में सिंगल एक ही क्रोमोसोम होता है और यूकारियोटिक सेल में मोर देन 1 क्रोमोसोम, काफ़ी सारे क्रोमोसोम होते हैं। प्रोकारियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं, मतलब सेल ऑर्गेनेलीज के बाहर जो होता है सेल ऑर्गेनेलीज जैसे कि क्रोमोसोम और फिर उसके बाद राइबोसोम्स वगैरह, उनको सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। हमने नोट्स में चैप्टर में देखा था, क्वेश्चन आंसर्स में भी आगे देखेंगे। इनके अराउंड ना सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। तो प्रोकारियोट्स में ना सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और यूकारियोट्स में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो ये था इनका डिफरेंस। अब पेज 65 वाले देख लेते हैं। कैन यू नेम 2 ऑर्गेनेलीज वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटीरियल। तो 2 ऑर्गेनेलीज जिनके पास अपना जेनेटिक मटीरियल हो, उसका आंसर क्या है, नाम क्या है उनका? तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स आर द 2 ऑर्गेनेलीज दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटीरियल। बोथ दीज ऑर्गेनेलीज हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। तो आंसर है देखो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, इन दोनों के पास अपने खुद के जेनेटिक मटीरियल होता है, इनका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं इनके पास, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस व्हाट विल हैपन। अगर सेल जो है वो खत्म हो जाएगा या फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा उसके अंदर की चीज़ें किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज की वजह से, तो क्या होगा? तो सेल जो होता है, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ विच इज केपेबल ऑफ लिविंग फंक्शंस। If the organization of cell is destroyed due to some physical or chemical influence, then ability of the cell to perform all living functions such as respiration, nutrition, एक्सक्रीशन वुड बी अफेक्टेड। तो जो भी सेल काम करता है ना, चाहे वो रेस्पायर करता है, सांस लेता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, ये सारी की सारी चीज़ें काफ़ी ख़राब तरीके से अफेक्ट हो जाएंगी, प्रॉब्लम आने लगेगी अगर कोई भी फिजिकल या फिर केमिकल चेंजेस आते हैं सेल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर लाइजोसोम्स नोन एज सुइसाइड बैग्स। लाइजोसोम्स को सुइसाइड बैग क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर है देखो लाइजोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स दैट कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। तो इनमें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है लाइजोसोम्स में। मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, वेसिकल स्ट्रक्चर होते हैं और इनमें काफ़ी पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। तो दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन एनी फॉरेन फूड पार्टिकल और माइक्रोब्स एंटरिंग द सेल। तो एंजाइम जो है ना वो कोई भी फॉरेन पार्टिकल यानी कि बाहर से आने वाली कोई भी जो चीज़ होती है उसको डाइजेस्ट ये लाइजोसोम्स कर सकते हैं इनकी एंजाइम्स की हेल्प से। सम टाइम लाइजोसोम्स कैन कॉज सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ अ सेल बाय रिलीजिंग दीज डाइजेस्टिव एंजाइम विद इन द सेल, हेंस दे आर नोन एज सुसाइड बैग्स। तो कई बार लाइजोसोम्स ना अपने आप को ही खत्म करने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम निकाल देते हैं, इसलिए इनको सुसाइडल बैग्स कहते हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला जो लाइजोसोम्स वाला है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। एक ये वाला और एक ये वाला कि 2 ऑर्गेनेलीज कौन से हैं जिनका खुद का जेनेटिक मटीरियल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, और लाइजोसोम्स को सुसाइड बैग्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं ना, कई बार ये अपने आप को ही मार देते हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव
यानी कि खुद को ही ख़त्म करने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम ये रिलीज़ कर देते हैं लाइजोसोम्स, इसलिए इनको सुसाइड बैग कहते हैं। नेक्स्ट है वाई आर प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल। तो प्रोटीन का सिंथेसिस सेल के अंदर क्यों होता है? तो आंसर है राइजोसोम्स आर द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइजोसोम्स आर very small structure found either in a free state, suspended in the cytoplasm or attached to the surface of endoplasmic reticulum. They are composed of ribonucleic acids और protein. तो ये देखो जो प्रोटीन कहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है सेल में, तो राइबोसोम्स। इसका आंसर अगर आप एक वर्ड में देना चाहें तो राइबोसोम्स में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। कहाँ पर होता है प्रोटीन का सिंथेसिस? राइबोसोम्स में। ये छोटे छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं, फ्री स्टेट में होते हैं। और राइबोन्यूक्लिक एसिड ये किस किस के बने होते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स के, ठीक है। राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के ये बने हुए होते हैं। तो जितने इंटेक्स क्वेश्चन थे हमने सारे देख लिए। अभी जो एक्सरसाइज के हैं सोल्यूशंस, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अच्छा लगा है वीडियो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 5 जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, उसके हम एक्सरसाइज के ना सोल्यूशंस देखेंगे। इससे पहले हम लोग इंटेक्स सब कुछ कवर कर चुके हैं, चैप्टर वगैरह नोट्स वोट सब कवर है। तो पहला क्वेश्चन है और इसका जो PDF है आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर हमारे, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल को। मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स। तो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स एक दूसरे से कैसे भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। तो डिफरेंस देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है। प्लांट सेल्स 5 डिफरेंसेज है। प्लांट सेल हैज़ आउटर रिजिड सेल वॉल विच इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो प्लांट सेल की बहुत ही ज़्यादा मतलब गाढ़ी गाढ़ी सी रिजिड सी सेल वॉल होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। और एनिमल सेल्स लैक सेल वॉल। तो प्लांट हैज़ सेल वॉल एंड एनिमल जो एनिमल सेल होता है उसमें सेल वॉल नहीं होती। तो एनिमल सेल की सेल वॉल नहीं होती है और प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। प्लांट सेल इज़ लार्जर देन एनिमल सेल। तो जो प्लांट सेल है वो बड़ा होता है एनिमल सेल से। एनिमल सेल इज़ कंपेरेटिवली स्मॉलर इन साइज, ये थोड़ा छोटा होता है। प्लांट सेल हैज़ वेरी लार्ज वैक्यूल विच ऑक्यूपाई मोर स्पेस इन सेल। तो एनिमल सेल यूजुअली लैक्स वैक्यूल। तो प्लांट सेल में देखो सेल वॉल होती है और वैक्यूल्स होते हैं। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है, वैक्यूल्स भी नहीं होते हैं। इवन इफ दे आर प्रेजेंट दे अकर इन माइन्यूट साइजेस, मतलब बहुत छोटे होते हैं। अगर होते भी हैं ना एनिमल सेल में तो बहुत छोटे होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं वैक्यूल्स। और सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट ओनली इन द सेल्स ऑफ सम लोअर प्लांट्स। ऑल द एनिमल सेल्स हैव सेंट्रोसोम्स। लाइजोसोम्स आर फाउंड ओनली इन यूकारियोटिक प्लांट सेल। लाइजोसोम्स आर फाउंड इन ऑल एनिमल सेल। प्लांट सेल कंटेन प्लास्टिड। प्लास्टिड इसमें एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। तो इसमें सेल वॉल होती है, वैक्यूल होते हैं और प्लास्टिड होती है, और इनमें ये तीनों चीज़ें नहीं होती। मोस्टली स्टार्च इज़ द स्टोरेज मटेरियल, ग्लाइकोजन इज़ द स्टोरेज मटेरियल। तो जो एनिमल सेल है वो अपने खाने का इंतज़ाम ग्लाइकोजन को स्टोर करके करते हैं, और जो प्लांट सेल है वो क्या स्टोर करते हैं? स्टार्च। तो ये जो है कुछ डिफरेंसेस हैं। अब इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ये है प्लांट सेल और ये है एनिमल सेल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हो क्वेश्चन, हाउ इज अ प्रोकारियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकारियोटिक सेल। तो प्रोकारियोट और यूकारियोट में डिफरेंस बताना है। वैसे तो ये इंटेक्स क्वेश्चन में भी था, एक और बार देख लेते हैं। प्रोकारियोट जो है वो छोटे माइक्रो साइज के होते हैं, 1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर होता है इनका साइज। इनका यूकारियोटिक सेल थोड़े बड़े होते हैं, 5 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर के। इट लैक्स, जो प्रोकारियोटिक सेल होता है, इट लैक्स अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एंड इट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मटेरियल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता। मतलब जो प्रोकारियोटिक सेल होते हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, यूकारियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इट कंटेन्स अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एंड इट्स न्यूक्लियर मटेरियल इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और प्रोकारियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम होता है, यूकारियोटिक में एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें प्रोकारियोटिक में न्यूक्लियोल्स एब्सेंट होते हैं, यूकारियोट में न्यूक्लियोल्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोकारियोट्स जो है इट लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज, और यूकारियोट हैज़, it possess membrane bound cell organelles. Prokaryotic cell division occurs by fission or budding. Mitotic and meiotic division absent होता है, और इसमें माइटोसिस होता है और मियोसिस होता है यूकारियोटिक सेल में। यूकारियोट्स में जो है राइबोसोम बड़े होते हैं और प्रोकारियोट्स में राइबोसोम छोटे होते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस इनके हमारे यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से सामने सामने डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है, व्हाट वुड हैपन इफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाती है तो क्या होगा? तो आंसर है, इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन
of a cell is ruptured, then the cell will die. Plasma membrane अगर टूट जाएगी तो सेल मर जाएगा. The plasma membrane regulates the movement of substance in and out of the cell by diffusion or osmosis. Thus, if plasma membrane is ruptured, then the cell might leak out its content. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर जो है फट जाएगी तो सेल मर जाएगा क्योंकि अंदर वाले सब्सटेंस बाहर आ जाएंगे. What would happen to life of a cell if there was no Golgi apparatus? अगर Golgi apparatus नहीं होता तो सेल का क्या होता? If there was no Golgi apparatus in the cell, then most activity performed by Golgi apparatus will not take place. क्या होता? बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ Golgi apparatus करता है वो नहीं हो पाती. तो काफ़ी बड़ा सा आंसर है. Members of the Golgi apparatus are often connected to ER membranes. It collects simpler molecules and combine them with more complex molecule. तो simple और complex का combination करते हैं. These are then packed in a small vesicles and are either stored in the cell or sent as per requirement. Thus, Golgi apparatus is absent in the cell. The above process of storage, modification and packaging of products will not be possible. तो आप लोग सिर्फ इतना सा भी आंसर लिख सकते हैं अगर देखो Golgi apparatus absent होगा. If Golgi apparatus is absent, then processes of above processes का हटा के then process of storage, modification and packaging of products will not be possible. तो storage, packaging, modification नहीं होगा, Golgi apparatus नहीं होगा तो formation of complex sugar from simple sugar भी possible नहीं हो पाएगा as this takes place with the help of enzymes present in Golgi bodies. तो Golgi bodies में enzyme present होते हैं जिसकी वजह से complex sugar जो है वो बन जाती है सिंपल से. Golgi apparatus is involved in the formation of lysosomes and peroxisomes. Thus, if Golgi body is absent in the cell, the synthesis of lysosomes and peroxisomes will not be possible in the cell. तो Golgi apparatus से जो है lysosomes भी बनते हैं, lysosomes बनेंगे नहीं अगर Golgi apparatus नहीं होगा. तो ये सब आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट है which organelle is known as the पावर हाउस ऑफ द सेल. वाई पावर हाउस ऑफ द सेल? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है एग्जाम में, तो बिल्कुल याद कर लेना. और क्यों कहते हैं ये देखते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. तो भाई देखो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया क्रिएट एनर्जी फॉर द सेल एंड दिस प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एनर्जी फॉर द सेल इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन. तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है और ये जो प्रोसेस होता है एनर्जी प्रोड्यूस करने का इसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं. मोस्ट केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व इन सेलुलर रेस्पिरेशन अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया. तो ज़्यादा जो केमिकल रिएक्शन होती है सेलुलर रेस्पिरेशन में वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं. द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ ATP. ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल. फॉर दिस रीजन माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. तो एनर्जी जो नीडेड होती है वो रिलीज होती है केमिकल एक्टिविटीज़ की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया में और ATP बनाता है. बेसिकली एनर्जी रिलीज करने का काम करता है सेल, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल में, इसलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं. नेक्स्ट है वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज. तो लिपिड और प्रोटीन कहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं? तो लिपिड्स एंड प्रोटीन constituting the cell membrane are synthesized in the endoplasmic reticulum. तो कहाँ पर होते हैं? ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसिस होता है प्रोटीन्स का और लिपिड का. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लिपिड. तो लिपिड कहाँ पर बनते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं. और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हैज पार्टिकल्स अटैच्ड टू इट्स सरफेस कॉल्ड राइबोसोम्स. दीज राइबोसोम्स आर द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड्स का सिंथेसिस. नेक्स्ट है हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड. अमीबा अपना खाना कैसे खाता है? अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस. द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन अनेबल्स द सेल टू engulf the solid particles of food and other materials from its external environment. तो देखो यार सूडोपोडिया पढ़ाता ना छोटी क्लासेस में कि अमीबा जो है अपनी शेप बदलता रहता है, जैसी खाना आता है अपना मुंह के आके बढ़ा देता है. तो यही बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस बोलते हैं. एंडोसाइटोसिस की हेल्प से अमीबा अपना खाना लेता है. अमीबा का सेल है, फूड पार्टिकल आया, इसने अपना मुंह बढ़ाया अंदर ले लिया और वैक्यूल में डाइजेस्ट वगैरह कर दिया. तो सेल्फ एनगल्फ कर लेता है फूड पार्टिकल को. यहाँ पे बनाया गया है. ऑस्मोसिस क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% आएगा. मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि ऑस्मोसिस एग्जाम में ना आए, आना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ऑस्मोसिस का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. तो देखो बच्चों, अगर इस तरीके से एक डब्बे में ना हम लोगों ने एक डब्बा है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब
सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल का मतलब होता है जिसमें से कोई चीज़ जा सकती है। तो एक ऐसी मेम्ब्रेन है, सपोज करो एक छन्नी लगा दिया आपने, इस तरफ आपने ना चाय पत्ती के दाने मतलब पानी डाल दिया, और चाय पत्ती है यहाँ पे, चाय पत्ती में घुला हुआ पानी आपने इस तरफ डाल दिया, और यहाँ पे आपने एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बना दी है, और यहाँ पे आपको साफ़ पानी चाहिए। तो और यहाँ की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा चाय पत्ती और पानी है, और हमें सिर्फ इधर पानी लेकर के जाना है। तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करेगी, इधर चाय पत्ती छोड़ देगी खाली, और इधर जो है वो पानी को भेज देगी। तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन वेयर द मीडियम इज वाटर। तो ऑस्मोसिस में जो मीडियम होता है वो वाटर होता है, और ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन का मतलब है जहाँ पर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, और लोअर कंसंट्रेशन जहाँ पे कोई चीज़ बहुत कम होती है। अगर सपोज करो एक दो कमरे हैं, एक कमरे में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत भीड़ हो रखी है, और दूसरे कमरे में मतलब एसी वेसी लगा हुआ है मस्त दैट, और कम बच्चे हैं, तो एक कमरा जहाँ पे ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ से कम बच्चों वाले कमरे में सब लोग थोड़ा मतलब धीरे धीरे करके जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक जगह बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है और एक जगह खाली है। तो यही होता है कि जो मूवमेंट होता है ना वो हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। एग्जाम्पल के लिए, इफ़ द मीडियम ऑफ द सेल has higher water concentration than the cell, if the solution of a dilute solution then the cell will gain water by osmosis। अगर पानी की कमी है तो ऑस्मोसिस से जो है सेल पानी अंदर ले लेगा। तो देखो यही इसमें बता रखा है। हाइपोटोनिक जो है वो ज़्यादा जो है पानी हो जाएगा, हाइपोटोनिक कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करेंगे। नेक्स्ट है कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट। तो ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट हम लोग को करना है। टेक 4 पील्ड पोटैटोज, हाफ्स एंड स्कूज ईच वन आउट टू मेक पोटैटो कप्स। तो आपको 4 क्या लेने हैं, पोटैटो लेने हैं, 4 आलू लेने हैं, और फिर उनको हमें काट देना है और पील कर देना है, छील देना है। वन ऑफ दीज पोटैटो कप्स शुड बी मेड फ्रॉम अ बॉइल्ड पोटैटो। एक जो है वो उबला हुआ पोटैटो, देखो एक जो है वो उबला हुआ पोटैटो है। पुट ईच पोटैटो कप इन अ ट्रफ कंटेनिंग वाटर। फिर उसको देखो इस तरीके से पानी में हर पोटैटो को आपको रख देना है। नाउ कीप कप ए एम्प्टी, एक कप को आपको खाली रखना है। फिर पुट 1 मतलब पानी और आलू बस, ठीक है। बी कप में आप लोगों को क्या करना है, थोड़ी सी चीनी डाल देनी है। सी वाले कप में जो है पानी है, पानी में आपको थोड़ी सी सॉल्ट डाल देना है, और डी वाले कप में आपको फिर से थोड़ी सी चीनी डाल देनी है। कीप दीज फॉर 2 आवर्स। फिर उसके बाद ये जो पूरा सेटअप है ना आपको 2 घंटे के लिए रखना है। देन ऑब्जर्व द 4 पोटैटो कप्स एंड आंसर द फॉलोइंग। तो आपको फिर चारों के चारों जो पोटैटो कप से 2 घंटे तक आपने एक तो पोटैटो पानी रखा, एक पोटैटो पानी और उस पानी में चीनी, एक पोटैटो पानी उस पानी में नमक, और एक बॉइल्ड पोटैटो था और उसमें आपने चीनी डाल दी। फिर क्या क्या मतलब हुआ है इस एक्सपेरिमेंट में वो बताना है। फर्स्ट आपको बताना है एक्सप्लेन वाई वाटर गैदर्स इन द हॉलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी। तो जो खाली पोर्शन था ना पोटैटो का, उसमें बी और सी में जो है पानी वो क्यों भर गया है, चलो देखते हैं क्यों भरा है। वाटर गैदर इन द हॉलोड, हॉलोड होता है खाली पोर्शन ऑफ सेटअप बी और सी, बिकॉज वाटर एंटर्स द पोटैटो एज द रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस की वजह से बी और सी में पोटैटो के अंदर पानी घुस गया। सिंस द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, द वाटर मूव्स इनसाइड बाय ऑस्मोसिस, हेंस वाटर गैदर्स इन द हॉलोड पोर्शन ऑफ द पोटैटो कप। तो देखो क्योंकि बाहर की तरफ पानी ज़्यादा था, अंदर की तरफ पानी कम था, इसलिए बाहर से अंदर की तरफ पानी चला गया विद द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। सेकंड है, हमसे पूछा गया है व्हाई इज पोटैटो ए नेसेसरी फॉर एक्सपेरिमेंट। ए पोटैटो की क्या जरूरत थी एक्सपेरिमेंट के लिए। तो पोटैटो ए इन द एक्सपेरिमेंट एक्ट्स एज कंट्रोल सेटअप, नो वाटर गैदर्स इन द हॉलोड पोर्शन ऑफ द पोटैटो ए। ए वाले में कोई भी नहीं गया है अंदर पानी, क्योंकि कोई और मीडियम उसमें नहीं था। नेक्स्ट है एक्सप्लेन वाई वाटर डज नॉट गैदर इन द हॉलो पोर्शन ऑफ ए एंड डी। और ए एंड डी, बी और सी वाले में तो पानी चला गया, तो ए और डी वाले में पानी क्यों नहीं गया। तो आंसर है वाटर डज नॉट गैदर इन द हॉलोड पोर्शन ऑफ ए बिकॉज पोटैटो ए इज एम्प्टी, सॉरी पोटैटो कप ए इज एम्प्टी, इट इज़ अ कंट्रोल सेटअप इन द एक्सपेरिमेंट। तो ये वाला जो है ना ये खाली है और इसमें मतलब कंट्रोल सेटअप है, हमने नहीं उस पर जाने दिया है। वाटर जो है डी में नहीं पहुंचा है बिकॉज द पोटैटो इसमें बॉइल्ड है। बॉइलिंग denatures the proteins present in the cell membrane and thus disrupt the cell membrane. For osmosis, a semi-permeable membrane is required, which is disrupted in this case. Therefore, osmosis will not occur. Hence, water does not enter in the boiled
पोटैटो कप, तो बॉइल्ड पोटैटो कप में इसलिए नहीं किया क्योंकि जब हमने पोटैटो को बॉईल किया ना तो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है ना वो डिस्ट्रॉय हो गई। अब सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो गई तो यानी कि कोई सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बची ही नहीं, इसलिए जो खाली पोर्शन है ना वहाँ पर भी पोटैटो में पानी नहीं भरेगा। क्यों नहीं भरेगा? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन बॉईल करने के बाद पोटैटो की डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।